स्टूडेंट्स आज अध्ययन करेंगे इटली के एकीकरण के तीसरे, चौथे और पांचवें चरणों का। उत्तरी इटली के एकीकरण के बाद दक्षिण राज्यों में भी राष्ट्रीय भावना का तेजी से विकास हुआ। उत्तरी इटली के एकीकरण आंदोलन ने नेपल्स और सिसिली के दक्षिण राज्यों में नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। इस संदर्भ में स्वयं काबूर ने कहा था कि यूरोपीय शक्तियों ने मुझे कूटनीति के सहारे उत्तर की ओर से इटली का एकीकरण नहीं करने दिया, अब क्रांति के सहारे एकीकरण करना होगा। मई 1859 ईस्वी में नेपल्स व सिसिली के शासक फर्नांडीज द्वितीय की मृत्यु के बाद फ्रांसिस द्वितीय शासक बना। अप्रैल 1860 ईस्वी में इन राज्यों के लोगों ने बुर्बो शासक फ्रांसिस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देशवासियों ने महान देशभक्त गैरिबाल्डी को स्वतंत्रता युद्ध का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। गैरिबाल्डी का पूरा नाम ग्यूसेप गैरिबाल्डी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ। 1857 ईस्वी में वह सार्डिनिया के शासक विक्टर एमेनुअल का समर्थक बन गया और उसे इटली का शासक बनाने का सपना देखने लगा। 5 मई 1860 ईस्वी को गैरिबाल्डी अपनी 1000 की लाल कमीज की सेना सहित जेनोवा पहुंच गया। 11 मई को गैरिबाल्डी सिसिली द्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित मार्शला जा पहुंचा। 15 मई 1860 को कैल्टाफिमी नामक स्थान पर नेपल्स की सेनाओं को हराया और 1 जून तक उसने समस्त नेपल्स पर अधिकार कर लिया। सितंबर 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी का नेपल्स तथा सिसिली पर पूर्ण अधिकार हो गया। अब गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस समय रोम में फ्रांसीसी सेना पोप की सहायता के लिए तैयार थी और गैरिबाल्डी की तरफ से रोम पर आक्रमण का अर्थ फ्रांस से युद्ध होना था। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए विक्टर इमैनुअल ने अपनी सेना सहित नेपल्स में प्रवेश किया। गैरिबाल्डी ने उसका स्वागत किया। 7 नवंबर 1860 को नेपल्स और सिसिली के प्रदेश विक्टर इमैनुअल को सौंप दिए। इसके बदले उसने कुछ भी नहीं लिया। गैरिबाल्डी एकांत जीवन व्यतीत करने के लिए कैप्रेरा के द्वीप में चला गया। इटली के एकीकरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। नेपल्स और सिसिली के लोगों ने मतगणना के आधार पर पिडमोंट सार्डिनिया के साथ मिलने की इच्छा प्रकट की। बिना किसी विरोध के नेपल्स और सिसिली को पिडमोंट में मिला लिया गया। इस प्रकार 1861 ईस्वी तक रोम और वेनिसिया के अतिरिक्त समस्त इटली विक्टर इमैनुअल के अधीन आ गया। इसने 17 मार्च 1861 ईस्वी को इटली के सम्राट का पद धारण कर लिया। अब है इटली के एकीकरण का चौथा चरण। काबूर की 6 जून 1861 ईस्वी को अचानक मृत्यु हो गई। एलिसन फिलिप्स ने लिखा है कि एक राष्ट्र के रूप में इटली काबूर की देन है। इटली का पूर्ण एकीकरण देखना उसके भाग्य में नहीं था। अभी वेनेसिया और रोम पर अधिकार करना बाकी था। वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अधीन था और रोम पर पोप का अधिकार था। इटली के एकीकरण के अगले चरण में पर्शिया और उसके नेता बिस्मार्क ने साथ दिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध और वेनेसिया की प्राप्ति। 1866 ईस्वी में पर्शिया का चांसलर बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारियों में लगा हुआ था। वह भी ऑस्ट्रिया को इटली की भांति जर्मनी के एकीकरण में बाधक मानता था। अप्रैल 1866 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली के साथ संधि की, जिसके अनुसार पर्शा ने युद्ध में इटली की सैनिक सहायता के बदले वेनेसिया दिलाने का आश्वासन दिया। 14 जून 1866 ईस्वी को पर्शा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी समय विक्टर इमैनुअल ने वेनेसिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया की सेनाओं का ध्यान 2 तरफ बट गया। 3 जुलाई 1866 ईस्वी को पर्शा ने ऑस्ट्रिया को सेडोवा में हराया। बिस्मार्क ने प्राग की संधि के अनुसार वेनेसिया इटली को दे दिया। इस तरह से वेनेसिया में भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त कर दिया गया। अब है इटली के एकीकरण का 5वां चरण, पोप के प्रभाव का अंत। रोम की प्राप्ति इटली के एकीकरण का अंतिम चरण था। यह पर्शिया और फ्रांस के बीच 1870 ईस्वी के युद्ध का परिणाम था। 1870 ईस्वी से पूर्व मैजिनी और गैरिबाल्डी जैसे नेताओं ने रोम के पवित्र नगर की प्राप्ति के लिए असफल प्रयास किए थे। काबूर ने भी रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाने का सपना देखा था। विक्टर इमैनुअल भी रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाने का इच्छुक था। अब है फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध छिड़ गया। नेपोलियन को विवश होकर रोम में से फ्रांसीसी सेना वापस बुलानी पड़ी। इससे इटली को रोम पर अधिकार करने का सुनहरा मौका मिल गया। सेडान में नेपोलियन तृतीय की पराजय को देखकर विक्टर इमैनुअल ने अपनी 60,000 की सेना सहित रोम पर आक्रमण कर दिया। पोप ने थोड़े से विरोध के बाद हथियार डाल दिए। 2 सितंबर 1870 को विक्टर इमैनुअल ने अपनी सेना सहित रोम में प्रवेश किया। इस प्रकार रोम नगर पर 12 सदियों से चला आ रहा पोप का अधिकार समाप्त हो गया। 1871 को रोम को इटली की राजधानी बना दिया गया। 2 जून 1871 में जनमत संग्रह के बाद विक्टर इमैनुअल ने इटली की राजधानी में प्रवेश किया
उसने 12 जून 1831 ईस्वी में रोम में संसद का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विक्टर इमैनुअल ने कहा कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट किया है वह आज पूरा हो गया है। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है। अब हमें अपने देश को सुखी एवं समृद्ध बनाना है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। परंतु 1870 ईस्वी के बाद भी ट्राइस्टे और ट्रेंटिनो नामक प्रदेश ऑस्ट्रिया के अधीन रह गए। इन प्रदेशों को इटली के प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में प्राप्त किया। इस तरह इटली का एकीकरण यूरोप तथा विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसका श्रेय मैजिनी के नैतिक जोश, काबूर की कूटनीति, गैरिबाल्डी की तलवार और विक्टर इमैनुअल की दूरदर्शिता तथा सूझबूझ और देशभक्तों के त्याग व बलिदान को जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था इटली का एकीकरण जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।